हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना, उसके स्रोत, प्रकृति एवं उद्देश्यों को। इन टॉपिक्स के कंप्लीट डिटेल के साथ साथ इनमें कौन कौन से पॉइंट्स को नोट्स में लिखना है और एग्जामिनेशन में कौन से पॉइंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है को भी देखेंगे। इसके अलावा इन टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किसी भी संविधान का वह भाग है जो संविधान के दर्शन को सारगर्भित रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांत से है। वर्तमान प्रस्तावना मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आप लोग ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और अपने इंट्रो में, मतलब अगर इस प्रस्तावना से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो उसके इंट्रो में यूज कर सकते हैं। ये आपके इंट्रोडक्शन को काफ़ी प्रभावी बना देगा। इसके बाद ये है हमारा संविधान का प्रस्तावना, जो प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा टर्म पहले यूज होता है, कौन सा टर्म बाद में। जैसे पहले संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस तरह से। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना के स्रोत पर। तो उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोक शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। विदित है कि उद्देशिका का यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोक से प्रेरित है। अर्थात जो हमारे प्रस्तावना का हम भारत के लोक शब्द है जिससे शुरुआत होता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोक से प्रेरित है। अब हम लोग प्रस्तावना की प्रकृति पे चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकृति है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। अर्थात भारत किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है। हालांकि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख स्वीकार किया, किंतु संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद दूसरा है समाजवाद। मूल संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था। आगे चलकर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे उद्देशिका में जोड़ा गया। उल्लेखित है कि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। यह भी मूल संविधान में उल्लिखित नहीं था। अतः 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में इसे उद्देशिका में जोड़ा गया। इसकी संकल्पना का तात्पर्य एक सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें धर्म और राजनीति को पृथक करना है, ताकि किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप या मान्यताओं की आलोचना नहीं की जाएगी। अतः राजनीतिक संदर्भ में पंथ निरपेक्ष सरकार और धर्म एक दूसरे से अलग रखने की संकल्पना है, जिसमें न धर्म को समर्थन, न विरोध, न उसके प्रति उदासीनता की स्थिति पाई जाती है। इसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र की संकल्पना जनता के शासन पर आधारित है। अर्थात भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। यह राजनीति एवं संवैधानिक दृष्टि से भारत में लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं उदारवादी लोकतंत्र के स्वरूप विद्यमान है। उसके बाद है हमारा गणराज्य। गणराज्य शब्द से आशय है शासन की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। साथ ही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति गणराज्य राष्ट्र की महत्वपूर्ण लक्षण है। अब हम लोग प्रस्तावना के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय से तात्पर्य 3 प्रकार के न्याय से है, जो है सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय, इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सामाजिक न्याय से आशय है जहां नागरिकों को जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म आदि के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा, न्याय आदि मामले में कोई भी विभेद नहीं किया जाना है। आर्थिक न्याय से आशय है अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार और उनके बीच के अंतर को कम करने की बात कही गई है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात करे या राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की, सभी मुद्दों पर समान अधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा है समता। समता से तात्पर्य है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। उदाहरण के लिए हमारे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, इस तरह से बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद है बंधुत्व। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द बंधुत्व का आदर्श व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित मूल्य कर्तव्य में मिलता है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सभी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं को समाप्त कर आपस में समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। इसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य में मिलता है। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना का उद्देश्य। अब हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। यहाँ ध्यान तत्व है कि 1973 तक यह कानूनी मान्यता थी कि प्रस्तावना शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, किंतु केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के महत्व को उजागर किया। उसे संविधान का आधारभूत ढांचा एवं उसकी अंतरात्मा बताया तथा उसे संविधान का अभिन्न अंग बताते हुए यह स्पष्ट किया कि सामाजिक, आर्थिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना को समयानुकूल बनाया जा सकता है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता। अब प्रस्तावना संविधान का अंग है और परिवर्तनीय है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो सबसे पहले इसमें बेरूबाड़ी संघ मामले जो 1960 में हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंदन भारती मामले जो 1973 में हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान की अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान का प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। उसी तरह LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसके अलावा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जीवन के रूप में मान्यता देती है, जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हो गया भारतीय प्रस्तावना से संबंधित सारे पॉइंट्स। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जिससे कि प्रश्न बन सकते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न बन सकता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी प्रकृति को बताएंगे और फिर उसके बाद उसका महत्व बताते हुए अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। तो इसमें भी आप सबसे पहले इसका इंट्रो लिखेंगे, फिर संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करेंगे और उसके बाद इन्हीं उद्देश्यों को व्याख्या करते हुए इसकी कैसे ये कार्य योजना प्रस्तुत करती है भारतीय संविधान की, उसे आप बताएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहते हैं, क्यों? तो इसका भी उत्तर ऊपर के दिए गए विभिन्न हेडिंग्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने नोट्स में भी टोटल पॉइंट्स को हूबहू लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारे जो मेन पॉइंट्स है उसे ही
शामिल किया है। तो ये हो गया हमारा संविधान, भारतीय संविधान का प्रस्तावना और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, जिसको मैंने विस्तृत रूप से व्याख्या कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।